स्टार्ट क्यों? चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी आज 106 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों से संबंधित कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ लोकेश सर जुड़े हुए हैं, आदरणीय लोकेश शर्मा जी। Around 17 years of experience in development sector and public policy, has supported political and administrative leadership on transformational socio-economic development initiative at national and international levels. Currently, he is additional CEO in Atal Bihari Institute of Good Governance and Public Administration and OSD to Chief Minister Madhya Pradesh. Sir, I request you to kindly unmute and put your words on the subject. The role of public policy in child safeguarding and protection. Over to you, लोकेश सर। आज के विषय की प्रस्तावना और विषय के बारे में मैं बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं और लोकेश शर्मा सर को। लोकेश सर, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद कृष्ण शंकर जी। आप सभी को नमस्कार। और पहले खूब आप लोगों को शुभकामनाएं, जो आप लोगों ने एक लंबी सीक्वेंस ऑनलाइन मीटिंग्स की करी और उसका गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में आपने उसका जो रिकॉर्ड है वो दर्ज करवाया। और आज के भी कार्यक्रम के लिए आप सभी का अभिवादन और मेरी तरफ से धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ सुन सकूं और सीख सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक पॉलिसी। लोकेश सर, कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। आप देख पा रहे हैं आप मुझे? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग एक बड़े नोबल कॉज पे आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अगर हम देश में देखें तो अभी ब्रॉडली क्राइम के पर्सपेक्टिव से और जो पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग सेफगार्ड क्रिएट करते हैं। बट पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क और एम्बिट है वो लार्जर है। अगर आप हमारी सोसाइटी में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्हीं बच्चों को दिक्कत आती है जो गरीब परिवारों में, पढ़े लिखे परिवार और फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग परिवार है उनके यहाँ पर भी। किसी ने लिखा कि आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है कृपया शंकर? आ रही है भाई सर, क्लियर है। यस सर, सुन सकते हैं सर जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जो सेफगार्डिंग है उसको अपन ऐसा ही ना समझें कि एक बच्चा किसी मुसीबत में फंसे हम उसको उससे बचाएं। लेकिन बच्चा एक कच्चा घड़ा है, उसका धीरे धीरे जैसे संस्कार उसमें जाते हैं वो एक युवा के रूप में उन संस्कारों को लेकर बड़ा होता है। उन संस्कारों में जो एम्पैथी है और जो रिस्पेक्ट है वो इनबिल्ट सिस्टम का पार्ट होनी चाहिए। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है एक सबसे बड़ा काम है कि बड़ों को भी ये समझाना चाहिए कि उन्हें भी बच्चों का आदर करना चाहिए, बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एम्पैथाइज दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हम एक इमोशन के साथ कहते हैं अरे हाँ बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो पॉलिसी और सिस्टम्स है चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, उसमें कहीं ना कहीं इन इमोशंस के बेस पे रूल्स रेगुलेशन हमारे यहाँ होने चाहिए। पर कारण क्या है कि बहुत सारी जगह पे ऐसी साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, हमारे अपने समाज से ऐसा डेटा नहीं आता, हमारे ऐसे प्रकरण दर्ज नहीं होते जिनको पॉलिसी एविडेंस के रूप में इस्तेमाल करें। तो पहला से मुझे लगता है कि पब्लिक पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो उससे भी पहले ये है कि हमें पॉलिसी की स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए रियल वर्ल्ड एविडेंस की जरूरत है। वो रियल वर्ल्ड एविडेंस ये है कि कई तरह का डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो कंसोलिडेट होकर इस रूप में आए जिसको अपन एनालाइज करें और किस तरह की हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रदेश की उसको हम दें। मुझे लगता है कि आपकी जैसी संस्थाएं उसमें एक बड़ी भागीदारी। आवाज आ रही है? आपके यहाँ पे दिक्कत होगी। आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जैसी संस्थाएं इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा कर सकती हैं। दूसरा, जब आपकी पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बात है, पॉलिसीज बहुत जगह बनती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ना होने के कारण समाज को उसका फायदा नहीं मिल जाता। पॉलिसीज जनरली एक डायरेक्शनल इंडिकेटिव फ्रेमवर्क का काम करती हैं, लेकिन वो
धरातल पर कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो मॉनिटरिंग की पर्सपेक्टिव से भी डेटा का बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपने आप में रोल है। तो डिटेल में रतन है आज हमारे साथ, जो हमारे राज्य के नीति आयोग में सीनियर कंसल्टेंट हैं, इस सब्जेक्ट पे अच्छी समझ रखते हैं, वो ब्रीफली हाईलाइट करेंगे कुछ विषयों को। पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलता। पॉलिसी से पहले इतना डेटा रिसर्च होना, एविडेंस क्रिएट करना, ताकि पॉलिसी जो है वो सभी एंगल्स को अच्छे से कवर कर पाए, उसका जो फ्रेमवर्क है वो रोबस्ट हो, और पॉलिसी बनने के बाद उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखें, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसको हम सिस्टम्स कहते हैं सरकार में, कई बार नजर में आता है कि वो असंवेदनशील हो सकता है। लेकिन आप लोग जो भाव से काम कर रहे हैं, समाज में बच्चों से जुड़े हैं और उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप हर रोज देखते हैं, उनमें उलझते हैं, उनके सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो संवेदनशीलता का जो पार्ट है, मुझे लगता है कि वो सिविल सोसाइटी, एनजीओ, बाकी समाज के लिए एक बड़ा कर्तव्य है। तो पॉलिसी का फिर क्या है कि इंटीग्रेशन समाज में हो पाता है। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें, मेरा आप सभी से ये गुजारिश है कि जिन जिन भी क्षेत्रों में आप लोग काम करते हैं, वहाँ छोटी बड़ी बातें, उनको हर तरह का आप कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कोई डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसा क्रिएट करें। और सरकार जो है सिविल सोसाइटी से यही सहयोग की अपेक्षा करती है कि जो ग्रास रूट लेवल पे इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है, वो किसी ना किसी नॉन बायस तरीके से, फेयर तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, सरकार तक पहुंचे। क्योंकि सरकार के लिए हर गली कोने में पहुंचना मुश्किल है, और जो सरकार का सिस्टम्स का पार्ट है, जो अधिकारी हैं वो लगे भी हैं, उनके पास बहुत और तरह के भी काम रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कई बार संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब आप लोग उस पे काम आगे बढ़ेंगे, तो स्पेसिफिक पॉलिसी इंटरवेंशन आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और पॉलिसी में भी हम लोग स्पेसिफिकली जब चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोटेक्शन के साथ साथ वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल के स्तर पर होनी चाहिए, लेकिन बच्चा उसके बाहर भी, तो समाज में परिवारों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उन परिवारों में किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करना, वो सिविल सोसाइटी बहुत क्लोजली उसको इंटीग्रेट कर सकती है, परिवारों तक लेके जा सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि हम अपने पुराने जो संस्कार है उसमें हम कहते हैं कि बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह से अब समय ऐसा आ गया है कि हम बड़ों को भी समझाएं, और वो अक्रॉस दी सोशल सेगमेंट्स है। वो किसी गरीब परिवार की समस्या नहीं। बड़े परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों में बहुत सारी जगह पे बच्चा निगलेक्ट होता है, और जब उसका जिसको हम सोच कहते हैं, जो हम उसको संस्कार कहते हैं, जब उसको समय पे बड़े लोगों की गाइडेंस या उनका साथ या उनसे जो मेंटरिंग चाहिए, जो ग्रूमिंग चाहिए, वो नहीं मिलती, तो बच्चे का ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी इश्यूज रहते हैं। और एक नया पीछे हमने देखा कुछ सालों में चला कि हम बच्चों को इंडिपेंडेंस दें और बच्चे जो है अपने डिसीजंस खुद लें। मुझे ऐसा लगता है कि वो युवाओं के लिए सही है, लेकिन वो बच्चों के स्तर पर किसी न किसी तरह से समाज में एक ऐसा बहस छिड़ गई कि लोगों ने छोटे बच्चों को जो अभी 10-12 साल के हैं उन्हें कहना शुरू कर दिया कि यू आर ए ग्रोन अप किड, नाउ यू टेक योर ओन डिसीजन। तो उस समय पे बच्चे को आप उत्साहित करने के लिए कह सकते हैं कि आप अपना डिसीजन लें, लेकिन उस बच्चे को उसके आगे पीछे की उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है जिसके बेस पे वो डिपेंडेंस ले, तो वो भावपूर्ण लेगा जो गलत सही हो सकता है। लेकिन उस बच्चे को डिसीजन लेना कैसे है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना कैसे है, उसमें जो है पेरेंटिंग का और समाज के बाकी लोगों का जो उस बच्चे के आसपास किसी भी तरह का परिदृश्य बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए चाहूंगा कि रतन जो है अपना प्रेजेंटेशन दें। पर आप लोगों को फिर 3 मुद्दे हाईलाइट करना चाहूंगा कि पॉलिसी बनने से पहले हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट हो, उसमें चाहे केस स्टडीज हो, उसमें चाहे जो आप लोग समाज में परिदृश्य देखते हैं उनकी जानकारी एक नॉर्मल पेज पे डॉक्यूमेंट हो, या कोई डेटा इकट्ठा हो, वो सभी तरह की चीजें आप लोग कंपाइल करें। और सरकार को आप जितना देंगे उतना ही पॉलिसी फ्रेमवर्क रोबस्ट बनने की पॉसिबिलिटी सुधरेगी।
जब पॉलिसी बन जाती है तो पॉलिसी हम लोग बहुत हाई लेवल ना बना के उसको डायरेक्शनल क्लैरिटी देके स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को चूज करें, और पॉलिसी जब बन जाए तो हम उसके मॉनिटरिंग में भी सहभागी बने। मुझे लगता है कि इन 3 चीजों को आप लोगों का सभी का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। आप समाज में समाज की जड़ों से जुड़े हैं, आप खूब इसमें भागी बन सकते हैं। तो सरकार की दृष्टि से मुझे लगता है कि मेरे यही बिंदु थे जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता था। कृपा शंकर जी, आप रतन को जी, प्रेजेंटेशन। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बातें करी आपने कि बच्चों को डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम 12 साल में उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ दें। ये हमारी संस्कृति रही भी नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होकर के कुछ कानून हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो गए हैं। पॉलिसी में समाज की भूमिका निश्चित रूप से एक बड़ा बात है। सिविल सोसाइटी को अपने दायित्वों को समझना होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करनी होगी। इसी बीच हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा सर, आपका भी स्वागत है। अब मैं इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं कुमार रतन जी को, जो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में लगभग 12 वर्षों का अनुभव है और लगभग 24 राज्यों में आपने विभिन्न विषयों पर बालकों के क्षेत्र में कार्य किया है। शिक्षा के अधिकार, ग्रामीण विकास और समावेशी विकास के मुद्दे पर आपने काम किया है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कुमार रतन जी को। सर, ओवर टू यू। आप सबों को मेरा नमस्कार और चौबे सर बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। जैसा कि लोकेश सर ने कॉन्टेक्ट सेटिंग में ऑलरेडी ये बात कुछ ब्रॉडर कैटेगरी में बांट की है कि पॉलिसी मेकिंग में। हाँ, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी जी। तो पॉलिसी मेकिंग में जो 3 महत्वपूर्ण तत्व लोकेश सर ने बताए, एक डॉक्यूमेंटेशन की बात, दूसरा डायरेक्शनल क्लैरिटी होनी चाहिए, और तीसरी बात जो उसमें सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका हो। मैं लोकेश सर की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य में बाल संरक्षण और लोक नीति, साथ ही जो अन्य राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं सरकार और सिविल सोसाइटी संगठन द्वारा, उस पे छोटी सी चर्चा करूंगा। इस आप जैसा मान समझेंगे कि लोक नीति के निर्माण में रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, केस स्टडीज और इन सभी साक्ष्यों की जरूरत होती है। और साक्ष्यों की जरूरत इस लिए होती है क्योंकि लोक नीति निर्माण किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो और समाज के जो सबसे वंचित तबके हैं उनके संरक्षण की बात हो, और अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए सशक्तिकरण, उनकी इनेबलिंग भूमिका और उनके कल्याण की भी बात। और यह जैसा कि पहले ही बताया गया कि बिना नागरिक समाज संगठनों की सहभागिता के नहीं हो सकता, और सरकार की अपनी एक सीमाएं होती हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि बाल संरक्षण, आप सभी लोग काफी विद्वान हैं और जमीन से लेकर पर काफी रूप से कार्यरत हैं। साथ ही पिछले जो मैंने सम्मेलन में भाग लिया था चाइल्ड फाउंडेशन के, उसमें ये बात स्पष्ट थी कि बाल संरक्षण और उसकी परिभाषा से सभी लोग पूरी तरह परिचित हैं। इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके विकास के लिए एक समुचित, सुरक्षित और सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण, ये जो है एक लोक नीति का उद्देश्य होता है। अगर हम बात करें कि हमारे समाज में इस तरह की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ऐसा देखने में आया है कि पूरे देश के बारे में ये बात संदर्भ है कि ऐतिहासिक रूप से बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों का यौन उत्पीड़न, शारीरिक दंड, बच्चों से संबंधित अवैध व्यापार, विकलांग बच्चों की अपनी समस्याएं, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में या प्राकृतिक आपदा के समय भी बाल संरक्षण की जरूरत होती है। कहीं पे फ्लड आ गया बहुत ज्यादा, जैसे अभी आसाम में, और इस तरह की बात देखने आई कि जहाँ पे अगर फ्लड बहुत तेज आता है या भूकंप है या फिर बहुत तरह की प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, और वहां से लोग कुछ गरीबी में जाते हैं और गरीबी से ही चीजें फिर
दिशा बदल जाती है और उसमें बच्चे बहुत असहाय होते हैं और फिर अवैध व्यापार और तमाम चीजें आती हैं। तो भारत का समाज इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, विविधीकृत है, कि इसमें बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं और इन चुनौतियों को, जैसा कि भारत के संविधान में घोषित भी किया गया है, दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न सरकारों ने नीतियों के माध्यम से इसको एड्रेस करने की कोशिश की। अगर नीतियों की बात करें तो हम एक बार समझना देख लेते हैं, एक ओवरव्यू करते हैं कि वैसी किस तरह की नीतियां रही जिनका जिनके माध्यम से सरकार ने कोशिश की कि इन सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाए। यहाँ पे कुछ ही नीतियां मैं बता रहा हूँ। जैसे एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 2015 में, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। उसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 का एक एक्ट आया। पीसीपीएनडी जो एक्ट है, ये 1994 में आया, बच्चों के लिंग परीक्षण संबंधी समस्याओं को लेकर। उसी तरीके से बच्चों के अधिकारों के लिए जो संस्थागत उपाय हैं उसमें एक महत्वपूर्ण है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, मतलब बाल संरक्षण आयोग। ये भारत के लगभग हर राज्य में इसकी स्थापना की गई और एक दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। 5,000 की 5,000 दी जी। बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो है सो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, 2010 में लागू किया गया और अभी वर्तमान में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है 2000 अभी इसी साल से। और बाल विवाह को एड्रेस करने के लिए चाइल्ड मैरिज का एक्ट है। उसी तरीके से बाल श्रम का भी संशोधन हुआ अभी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आए। और एक बहुत महत्वपूर्ण कानून जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, 2016 में पहली बार विकलांग बच्चों के हितों की सुरक्षा करने के लिए राइट ऑफ प्रोटेक्शन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में लागू किया गया। ये कुछ ऐसे कानूनी उपाय हैं एक जो, या नीतिगत उपाय हैं जिससे अधिनियम बनाए गए और ये सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है आज के बारे में, वो ये है कि सामाजिक भागीदारी और नीति निर्माण, क्या नीति निर्माण अपने आप में संपूर्ण है? एक तो जैसा लोकेश सर ने बताया कि एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए और एक ब्रॉडर कंटूर तैयार करता है नीति, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उसके संस्थागत उपाय, इन सब चीजों की को सफलता पूर्वक तभी कर पाएंगे जब सामाजिक भागीदारी उसमें हो। इससे और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नागरिक संगठन, और उनकी भूमिका के साथ साथ कुछ संस्थागत उपाय किए गए हैं। SCPCR और जिला स्तर पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड लाइन की व्यवस्था की गई है। लेकिन और इन सब चीजों के साथ साथ हम राज्य सरकार की भी कुछ अगर जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, चाहे वो योजना के रूप में हो, उनको हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल से नीचे जो बच्चों की संख्या है वो मध्य प्रदेश की आबादी का 40% है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप समझे कि 40% आबादी अगर 18 वर्ष से नीचे है, तो इनके कल्याण और इनके संरक्षण और इनके सशक्तिकरण के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत है, उदिता योजना है, सौर्य दल है, पंख अभियान है, पोषण अभियान जो है कुपोषण को करने के लिए किया गया है, और एक समेकित बाल संरक्षण योजना भी चलाई जा रही है सरकार। आपको एक चीज शायद जानकारी हो कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पे चाइल्ड बजटिंग किया गया 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए। कहीं से आवाज आ रही है? कहीं से बैकग्राउंड आवाज आ रही है गाने की? सर बंद कर दिया, आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो आप सबों को शायद यह ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए चाइल्ड बजट का प्रावधान किया है और पहली बार ये आउटकम बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया है। और चूंकि चाइल्ड बजट का प्रावधान सरकार के बजट में है, तो यहाँ पर भी सिविल समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इसका प्रचार प्रसार जनता के बीच लेकर जाएं, जागरूकता फैले और इस बात को भी देखें कि चाइल्ड बजट जो आया है क्या उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो
ये चीजें जो है वो संस्थागत उपाय, वो सरकारी उपाय या नीतिगत उपाय किए गए जिनसे हम बाल संरक्षण और बाल कल्याण की बात करते हैं। लेकिन आज एक चीज पे हमें और ध्यान देना है कि नीति निर्माण में अभी तक जो 2018 में भारत सरकार के द्वारा चाइल्ड सेफगार्ड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई गई, अभी वो नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन उसको ड्राफ्ट जनता के बीच दिया गया है इनपुट के लिए। और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में अभी मई 2022 वात्सल्य अभियान की शुरुआत की गई है। इसका डॉक्यूमेंट मैंने अभी चौबे सर को भेजा था पिछली रात। और वात्सल्य अभियान को अगर आप देखेंगे तो इसमें बच्चों के पुनर्वास हेतु और बच्चों के प्रोटेक्शन हेतु तमाम कानून को, तमाम पॉलिसीज को और योजनाओं को रेखांकित करके बात को आगे बढ़ाने की बात की गई है कि मध्य प्रदेश में बच्चे जो हैं सुरक्षित और हो और उनका कल्याण सुनिश्चित हो। लेकिन एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जब हम कहते हैं तो प्रोटेक्शन से आशय होता है कि बच्चों को हम वैसी परिस्थितियों से सुरक्षित रखें जो विपरीत हो और बच्चों के मनोविज्ञान पे दीर्घकालिक और अल्पकालिक असर डालें या उनको किसी भी तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी तरीके से आघात पहुंचाएं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निषेध किया जाता है, जैसे बाल विवाह का, बाल श्रम का, ये निषेधात्मक है। साथ में अगर कोई घटना घट जाती है तब इस दिशा में संस्थाओं के द्वारा या इन नीतियों के अंतर्गत पुलिस और उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है या फिर चाइल्ड लाइन या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा समाधान किया जाता है। यहाँ पे जो एक वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है सेफ गार्डिंग, और ये जानना बहुत जरूरी है कि सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्शन में क्या अंतर है। आप में से कोई बताना चाहेंगे सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्शन में अंतर? सर आप कंटिन्यू करो, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जी, बाद में बात। ठीक है जी। तो सेफ गार्डिंग और प्रोटेक्शन में अगर हम एक वेन डायग्राम खींचें तो पाएंगे कि दोनों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों में कॉमन है। लेकिन जब सेफ गार्डिंग की बात होती है तो उसके अंतर्गत समाज और सरकार के द्वारा, खासतौर से समाज के हर वर्ग द्वारा, हर संस्थान द्वारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के ही विद्यालय, सरकार के शिक्षा संस्थान, सरकार की संस्थाएं, सरकारी एजेंसी ही इसमें आगे आए, बल्कि निजी संस्थाएं, निजी क्लिनिक मान लें, ऑफिस मान लें, प्राइवेट कॉलेजेस मान लें, कोई बिजनेस आउटलेट मान लें, होटल्स मान लें, सभी जगह पे सेफ गार्डिंग का आशय ये होता है कि समाज के सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोएक्टिवली उस तरह के उपाय किए जाएं जिससे बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षित रखने में सहयोग मिले। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि यह संस्थागत होता है और कई बार इसमें घटनाओं के घट जाने के बाद निवारणात्मक उपाय किए होते हैं, क्यूरेटिव उपाय होते हैं, और निषेधात्मक उपाय होते हैं जिसमें कि किसी चीज से मना किया जाता है। लेकिन सेफ गार्डिंग एक सकारात्मक अवधारणा है जिसमें वो संस्था या समूह या फिर जगह या परिसर वो खुद से अपने ऊपर, अपने द्वारा उन उपायों को अपनाता है जिससे एक सुरक्षित, बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण क्रिएट हो पाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी आप एक उपाय लिया, जैसे एक कोई संस्था ही, एक एनजीओ है या संस्था है, वो कोई सर्वे का काम कर रही है। अगर उस संस्था ने अपनी खुद की चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी बनाई हुई है कि स्टाफ को क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मान लीजिए अगर वो एक सर्वे में जा रहे हैं, सर्वे करने के दरमियान वो हाउस होल्ड में, एक गांव में, एक पंचायत में घर घर जाके बच्चों के शिक्षा संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी सर्वे कर रहे हैं, तो चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत यह कहा जाएगा, चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत वो संस्था अपने स्टाफ को ये बताएगी कि सर्वे करने के लिए जब भी आप घर घर जाएं, बच्चों का सर्वे करना है, तो एक महिला और एक पुरुष होना चाहिए आपकी सर्वे की टीम में। सिर्फ पुरुष ही ना हो सर्वे में, एक महिला भी होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति सर्वे करने बच्चों के साथ जब बात करेगा तो वो
अकेले नहीं करेगा, उसके लिए 2 एडल्ट पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब 2 वयस्क हों तभी बच्चों से बात की जाए या बच्चों का सर्वे किया जाए या उनके हेल्थ के बारे में पूछा जाए। तो ये हुआ एक एनजीओ के द्वारा खुद के ऊपर स्वघोषित चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी बनाना, जिसमें वो अपने स्टाफ के लिए एक शपथ पत्र करवाएगा घोषित कि भाई किसी भी रूप में जब तक मैं ये नौकरी कर रहा हूँ इस एनजीओ में, हम बाल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी का पालन करेंगे। उसी तरीके से आप ये देखें कि कई तरह की घटनाएं हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दिखाई देते हैं। प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ भोपाल के ही, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्कूल में मैं गया तो वहां देखा मैंने कि फायर सेफ्टी के उपाय उतने नहीं थे, या फिर बच्चों का टॉयलेट जहां है तो गर्ल्स टॉयलेट और बॉयज टॉयलेट के बीच के पास जो है कोई एक महिला सदस्य या कोई गार्ड, महिला गार्ड, इस तरह का उनका प्रावधान नहीं था। चाइल्ड सेफ गार्डिंग सिर्फ इस तरह की सुरक्षा की बात नहीं करता, साथ में वो ये भी करता है कि जैसे एक कैंपस का सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। जैसे अगर मेरा कोई निजी संस्थान है, होटल है, कैंपस है, जैसे ये भोपाल का एक होटल है अशोका लेक व्यू, क्या यहाँ पे कैंपस के अंदर कोई अंधेरे वाली जगह है, क्योंकि बहुत सारे फैमिली अपने बच्चे को लेके आते हैं, क्या वहां पे अगर सेफ्टी टैंक या हौज है तो क्या वो पूरी तरह ढका हुआ है ताकि किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो पाए? होटल के अंदर भी बच्चों के लिए क्या इस तरह के गाइडलाइन लिखे हैं कि भाई बच्चों के साथ ये व्यवहार होगा, अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो ये नोडल पर्सन है, उनकी शिकायत की एक कमेटी होनी चाहिए। जैसे एक सरकार की नीति के तहत किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसका नाम और उसका फोटो, जब तक बच्चा माइनर है, वो नहीं लेने का प्रोटोकॉल है, और इस पर पत्रकारों को और अन्य लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन कई बार जो है बहुत सारे मतलब व्यस्त लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जो अधिकारी भी हैं, जो पत्रकार भी हैं, जो संस्था में भी हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि पॉलिसी बना के हम चाइल्ड प्रोटेक्शन, और जिसमें कि हम प्रोहिबिटी मतलब निषेधात्मक उपाय करना, या कोई घटना घट जाने के बाद निवारण के लिए या उपचारात्मक उपाय करना, ये तो कर सकती है पॉलिसी। लेकिन अभी जरूरत यह है कि 21वीं शताब्दी में एक कदम आगे जाकर चाइल्ड सेफ गार्डिंग के बारे में एक ब्रॉड गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये एक जिसमें कि हर संस्था के ऊपर लागू हो, ठीक है, और इसके बारे में जानकारी हो लोगों को हर जगह जो है, चाहे वो मेरा सरकारी ऑफिस हो या निजी ऑफिस हो, सरकार के कैंपस हो, एनजीओ के कैंपस हो, वहां पर एक चाइल्ड सेफ गार्डिंग का बोर्ड हो जिसमें कुछ रूल्स लिखे हो और नोडल पर्सन का नाम होना चाहिए। तो ये एक सेफ गार्डिंग पॉलिसी की बात हो रही है, और भारत सरकार ने इसको 2018 में इस पे गाइडलाइन जारी किए थे, और इसको जो है पॉलिसी में आगे उम्मीद है कि चाइल्ड फाउंडेशन और आप सभी लोगों के सहयोग से शायद लागू किया जा सके तमाम चीजों के ऊपर। एक तो ये बात होती है चाइल्ड सेफ गार्डिंग संबंधित, जो प्रोटेक्शन से एक कदम आगे बढ़ के होती है। वहीं दूसरी ओर बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो कितने सक्षम तरीके से काम कर रही हैं इस पे, जैसा कि पहले भी सर लोकेश सर ने बताया कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जैसा कि पता हो, एक सर्वे, एक अध्ययन ने बताया कि भारत के 29 राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बना है, वहां पे सभी राज्य, शायद ही 2-4 ऐसे हैं जिसमें लगभग 80% ऐसे SCPCR हैं जिसमें पूर्णकालिक पूर्ण सदस्यों की संख्या पूरी नहीं हुई है। कहीं पे अध्यक्ष नहीं है तो कहीं पे उनके सदस्य नहीं है। इस तरह की कुछ चुनौतियां हैं, कहीं पे बजट संबंधी चुनौतियां हैं, और जो जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे यहाँ पर जो काम करने की जरूरत है, इसको सिर्फ राज्य स्तर की संस्था से ही यह काम नहीं होना है। मेरा अनुभव रहा, जैसे कि आप अभी मध्य प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव हुआ, इसी तरह का चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ गार्डिंग पे एक वेबिनार मध्य प्रदेश के सारे नवनिर्वाचित पंचायत प्रमुखों के साथ हो सकता है, क्योंकि ग्राम स्तर पर पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे वो जितना भी, बहुत सारे प्रतिनिधि तो री इलेक्टेड होंगे और वो जागरूक होंगे, लेकिन बहुत सारे जो नए प्रतिनिधि होंगी उसमें जो 50% या जितना रिजर्वेशन है महिला प्रतिनिधि होंगी। तो पंचायत स्तर पे अगर पूरे मध्य प्रदेश में फिर 312 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत स्तर पे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनको भी चाइल्ड सेफ गार्डिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत है, और इस तरह का वेबिनार आप उनके साथ भी कर सकते हैं। और ये एक जिस प्रयास होगा कि हम तृणमूल स्तर से, ग्रासरूट स्तर से इस चाइल्ड सेफ गार्डिंग और चाइल्ड प्रोटेक्शन को
ऊपर तक लेके एग्जीक्यूट करें। ये सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच में के साथ साथ हमारा एक बॉटम अप अप्रोच की भी जरूरत है। और एक लास्ट इसका वर्टिकल है, लास्ट एक पॉइंट है कि कई बार मैं सर आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा भी पाऊं, हम इस बात को देखते हैं कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कितने सारे योजनाएं हैं जो बच्चों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। और बस 1 मिनट लगेगा। अगर आप देखें तो, और जो अभी अध्ययन और शोध की बात हो रही थी, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये वात्सल्य अभियान की बात है। और इसमें आप देखेंगे कि बच्चों के पुनर्वास और जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आप देखें कि ऐसे कुल 55 योजनाएं हैं यहाँ आप देखें, जिसमें आप देखिए आधार कार्ड भी बच्चों के लिए जुड़ा है, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मील स्कीम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोरी बालिका योजना, छात्रवृत्ति योजना, झूला, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ नाम पढ़ लूं मैं, दिव्यांग, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, जननी सुरक्षा योजना, थोड़ा सा और देख लें तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, गांव की बेटी योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, युवा उद्यमी योजना। तो ये लगभग बालिका छात्र विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय कल्याण योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, ये कुल 55 योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में अकेले भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से लागू किए जा रहे हैं। 55 योजनाएं। कई बार मुझे ऐसा लगता है, और जब मैं जमीन पर कई संस्थाओं से बात करता हूं, ब्लॉक लेवल एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जब मेरी विजिट होती है, तो मैं महसूस करता हूं कि लोग जो संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि कोई ऐसा नोडल एजेंसी होना चाहिए बाल अधिकार से संबंधित। जो SCPCR तो एक आयोग है, लेकिन इसके साथ साथ कोई नोडल एजेंसी होनी चाहिए जो इस तरह के तमाम 55 योजनाओं पर, और बच्चों के लिए जो, जैसे अब चाइल्ड लाइन एक जगह है, पॉस्को के लिए आपको अलग जाना है, श्रम विभाग के लिए, बाल श्रम के लिए लेबर डिपार्टमेंट जाना है, फिर बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस के पास जाना है, महिला कल्याण योजना WCD डिपार्टमेंट अलग है। तो क्या आप लोग अपने संस्था के माध्यम से इस तरह के तमाम जो वेबिनार कर रहे हैं इनके माध्यम से कुछ इस तरह के नवाचार कर सकते हैं, एक इनोवेशन कर सकते हैं और पॉलिसी मेकर्स तक अपनी बात अगर पहुंचा सकते हैं एविडेंस के साथ, स्टोरी के साथ, तो ये पता चलेगा कि हाँ मतलब कैसे हम लोग मतलब इसको और मजबूत कर सकते हैं। और जैसे कि आप इसका ये डेट देख सकते हैं, 26 मई 2022 को ये गजट मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है, और इसको आप जरूर पढ़ें। बहुत बढ़िया अच्छा गजट बना है और इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। बहरहाल यहाँ जो विचारणीय प्रश्न है उसमें मतलब आगे की दिशा पे अगर हम आए तो ये जरूर है कि इस तरह के लगातार चल रही परिचर्चा से और ग्रासरूट लेवल से एविडेंस जो आप अगर भेज पाते हैं नीति आयोग, राज्य नीति आयोग को भी और अटल बिहारी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान को, तो फिर शायद उसको और हम लोग फर्दर रिसर्च करके बिल्डअप करके फिर एक इनोवेटिव पब्लिक पॉलिसी में हम शायद चीजों को आगे ले जाएं। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार खास तौर से बच्चों के मामले में काफी संवेदनशील है और इस पे मतलब निसंदेह रूप से हम लोग जो है सो कोशिश करेंगे सुशासन एकपा, अटल बिहारी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान और राज्य नीति आयोग जो बाल अधिकार के संदर्भ में मध्य प्रदेश को कई राज्यों की तुलना में मतलब आगे ले जा सकते हैं। जैसे केरल में एक नीति है, और मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से और चौबे सर से कि जैसे केरल में बाल श्रमिक अगर आते हैं, मतलब बाल श्रमिक नहीं, माफी चाहूंगा, बाहर से जो मजदूर आते हैं माइग्रेंट वर्कर, उनके बच्चों को स्थानीय स्तर पे शिक्षा देना, स्थानीय भाषा में शिक्षा देना, उसके लिए प्रयास चलता है। मिजोरम में आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पे चाइल्ड लेबर नहीं दिखता है। तो हम लोग अगर एक लक्ष्य रखें कि मध्य प्रदेश को आने वाले 5 सालों में बाल अधिकार के मामले में देश का अग्रणी राज्य बना सके, और इसके लिए आप अगर कोई विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें चाइल्ड फाउंडेशन के नेतृत्व में, जिसमें कि और भी NGO को आप बुलाएं, मतलब आप
यूनिसेफ को भी बुलाएं, मध्य प्रदेश में राज्य में काम करने वाली तमाम संस्था को बुलाइए, क्योंकि बच्चों में मतलब जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं बिना किसी भेदभाव के, उन सभी संस्थाओं को बुलाकर एक आप विजन डॉक्यूमेंट बनाएं कि कैसे मध्य प्रदेश को 5 साल में बाल अधिकार के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बनाया जा सकता है। तो इस प्रण के साथ हमें लगता है कि और ये बात जब आप सरकार तक पहुंचाते हैं, नीति आयोग और अटल बिहारी संस्थान तक, तो शायद हम लोग उसको फर्दर इम्प्रूव करके और शासन तक बात पहुंचा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज दी जा सकती है और ये निसंदेह बहुत ही नेक काम है और बहुत ही बेहतर उदाहरण हम लोग पेश कर पाएंगे देश के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक लास्ट पॉइंट बोलेंगे। जो 40% आबादी है मध्य प्रदेश में 18 साल से कम बच्चों की, तो मोटे तौर पे 8 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश में, और 8 करोड़ का 40% लगभग 3 करोड़ 20 लाख होता है। आप यकीन माने कि इस नेक उद्देश्य में जो भी नीति बनेगी, जो भी आप जमीनी डॉक्यूमेंट देते हैं और ये इनोवेटिव पॉलिसी के बारे में सुझाव देते हैं, वो राज्य के 3 करोड़ 20 लाख बच्चों के भले की बात होगी, और ये बहुत बड़ी संख्या है। और 3 करोड़ 20 लाख बच्चों का अगर भला कर पाए हम लोग, तो मतलब मुझे लगता है कि एक नीति आयोग के कंसल्टेंट के रूप में या एक सोशल वर्कर के रूप में या फिर सरकार के साथ या निजी संस्था के साथ काम करने के रूप में इससे बड़े गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। एंड थैंक यू डॉक्टर चौबे एंड थैंक यू राघवेंद्र सर, आपने मुझे ये अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू रतन सर। आप जाइएगा नहीं, हम प्रश्न उत्तर लेंगे बाद में। अपनी जो हमारा एक और इंटरेस्टिंग पार्ट वेबिनार का जो बचा है, और 2-3 बातें जो आपने कही तो आदरणीय अध्यक्ष सर सुन रहे थे, उस पर भी हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कि उसमें हम सीसीएफ से क्या इनपुट ले सकते हैं। और अब हम सीधे बच्चों से संवाद श्रृंखला में छत्तीसगढ़ चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई है नम्रता पटेल जी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जांजगीर की चेयरपर्सन है। पिछले 14 वर्षों से वकालत कर रही हैं। शिक्षा के मामले में उन्होंने बीए और एमए साहित्य से, हिंदी लिटरेचर से आपने एमए किया है, एलएलबी और एलएलएम किया है। बच्चों के प्रति काफी संवेदनशील है। स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है। नम्रता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज का हमारा जो दूसरा विषय है बालकों से संवाद, इस पर आप बच्चों से बातचीत करें। और हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी साथियों से आग्रह कि आप इसमें अपने बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। आपका कुछ प्रश्न है या बच्चे अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। नम्रता जी, आप सुन पा रही हैं? नम्रता जी, नम्रता जी, थोड़ा कनेक्शन की इश्यूज हो रहे हैं, 2 मिनट लगेगा हमें जुड़ने में। नम्रता जी, ऑडियो अपना चालू कर लें जी। माइक बंद है आपका, माइक चालू कर लें, अपना माइक चालू करें। अनम्यूट कर लीजिए नम्रता जी, आपका माइक अनम्यूट करके बात करें। छत्तीसगढ़ में पानी बहुत आ रहा है अभी। साहू जी बीच में मत बोले प्लीज, डिस्टर्ब होगा। नम्रता जी अनम्यूट कर लें अपना सिस्टम। नम्रता जी, आप सुन पा रही हैं मेरी बात? आप सिस्टम अनम्यूट करें प्लीज। जी अनम्यूट हो गए, अब आप अपनी बात रखें। नम्रता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नम्रता जी, आप सिस्टम के पास बैठी है, माइक से नहीं काम होगा, आवाज नहीं आ रही आपकी।
नम्रता जी, क्या सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है? भाई साहब शायद वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, मैं एक बार कॉल करता हूँ, नहीं तो अपने। उनको कॉल कर दीजिए। हाँ हाँ। इसको चालू रहने दीजिए और अपने फोन से जुड़ जाइए। ऐसा हो गई है बात, 2-1 मिनट और लग रहा। जी 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 ठीक है। हेलो, चालू हो गया जी। इसको हाँ ठीक जी। नम्रता जी, बच्चों से बातचीत का सिलसिला चालू करें, संवाद बच्चों से। कैमरा को बैक कर दिया। आपकी आवाज आ रही है नम्रता जी।